इसका चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। तो शुरू करते हैं। बेल्जियम इस कहानी जो पावर शेयरिंग है ना, इसमें हम दो स्टोरी पढ़ने वाले, दो जगह की। एक है बेल्जियम की, एक है श्रीलंका की। ठीक है, तो बेल्जियम के बारे में पढ़े थे सबसे पहले। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप में। जिसकी बाउंड्री है वो फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और जर्मनी से कनेक्टेड है। जो इसका एरिया है ना बेल्जियम का, वो हरियाणा स्टेट के बराबर है हमारे इंडिया के। इसमें 1 करोड़ पॉपुलेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका कुछ वो बता रखा है कि जो रीज़न है ना, जो बेल्जियम है वो कैसे बटा हुआ है। तो बेल्जियम 2 रीजन में बटा हुआ है, एक फ्लैमिश रीजन, एक वॉर्निया रीजन। वॉर्निया रीजन में 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। फ्लैमिश रीजन में 59% लोग डच बोलते हैं। और जो कैपिटल है ना, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, जो कहाँ पे आती है, फ्लैमिश रीजन में, वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। और जो बचा हमारे 1% लोग जो हैं, 1% लोग क्या बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो दो जो कम्युनिटी है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी, इनके बीच में टेंशन होने लगा, चिंता होने लगी। किस बात की चिंता? जो माइनॉरिटी थी, फ्रेंच स्पीकर कम थे ना, वो क्या थे, वो रिच थे और पावरफुल थे डच स्पीकर से। तो वो क्या करते थे, उनमें अपना दबदबा बनाते थे, उन्हें दबाते थे, उन्हें नीचे दबा के रखते थे, अपने से ऊपर उठने नहीं देते थे। जो ये थे ना, ये फ्रेंच पीपल, उन्हें तो सब वो मिल रहे थे, फैसिलिटीज़ मिल रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितना भी विकास वगैरह हो रहा है उनका फ़ायदा से उन्हें मिलता था। किन्हें मिलता था? फ्रेंच स्पीकर को। और उन्हें एजुकेशन भी मिलती थी। लेकिन जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, उनके साथ इसका पूरा अपोजिट होता था, इसका उल्टा होता था। उन्हें ऐसी चीज़ें नहीं मिलती थी। तो क्या हुआ, 1950 से 1908 का जो पीरियड है, इस पीरियड में इन दोनों के बीच में टेंशन बनी रही, कि इन दोनों के बीच में, डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में जो टेंशन थी, जो चिंता थी, वो ब्रुसेल में बहुत एक्यूट थी, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो क्या हुआ फिर? अब भाई देखो, तो एक को राइट ज़्यादा मिल रहे हैं, एक को कुछ नहीं मिल रहा। एक नौकरी मिल रही है उसे, एजुकेशन मिल रही है, डेवलपमेंट का फैसिलिटीज़ मिल रही है, लेकिन एक कम्युनिटी को कुछ नहीं मिल रहा। तो भाई जो बेल्जियम था, उसमें क्या हो रहा था, टेंशन बनी हुई थी। अभी तक हमने पढ़ा कि बेल्जियम में टेंशन बनी हुई थी, किसके बीच में? फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में। तो गवर्नमेंट ने सोचा हमें कुछ करना चाहिए भाई, वरना ऐसे तो ये मार धाड़ कर देंगे, एक दूसरे का गला वाला काट के ख़त्म करेंगे मामला। तो बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती कंट्री की, उसमें उन्होंने फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर और डच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर कर दिए। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और क्या किया, कुछ स्पेशल लॉ पास किए। जो अगर किसी लॉ को पास होना है, तो वो कैसे पास होगा? इन दोनों ग्रुप की सहमति से पास होगा। किसकी? डच और फ्रेंच की स्पीकिंग कम्युनिटी है, नहीं है, इनकी सहमति से ही पास होगा अगर किसी लॉ को पास होना है तो। उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, सबऑर्डिनेट आर नॉट सबऑर्डिनेट विथ स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट की गवर्नमेंट थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ऑर्डिनेट नहीं थी, उसके साथ जुड़ी भी नहीं थी। ब्रुसेल में एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई। ब्रुसेल में एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई, जहाँ पे दोनों कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे, जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। तो सीधी सी बात है, 3 गवर्नमेंट बनी गई, सेंट्रल, स्टेट और एक कम्युनिटी अलग से थी।
तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी बकवास किए। जिस वजह से क्या हुआ, जिससे उनकी जो देश की इस कंट्री की कंडीशन थी जो चल रही थी कि दोनों के बीच में टेंशन वगैरह बना हुआ था, एक को राइट्स मिलते थे एक को नहीं मिलते थे, एक भाई बढ़िया से ज़िंदगी जी रहा है, दूसरा ऐसी दुख पीड़ा में ज़िंदगी काट रहा है अपनी। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने दोनों को बराबर राइट दे दी एक तरह से। दोनों अपनी जीवन सुख और शांति से जी सकते हैं। जिस वजह से क्या हुआ, क्या हुआ देखते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रुसेल है हमारा, ब्रुसेल को हेड क्वार्टर चुना गया यूरोपियन नेशन यूनियन का। एक वो होगी ना, कुछ होगी क्या कहते हैं उसे, संस्था वगैरह, यूनियन के केंद्र यूरो, छोड़ो यार, सीधी सी बात है। ब्रुसेल को क्या किया गया, हेड क्वार्टर चुना गया यूरोपियन यूनियन का। हाँ, मगर उसके अंदर इतना डीप में हमें बढ़ना भी नहीं है, क्योंकि उससे कुछ क्वेश्चन वगैरह आते नहीं है, सीधी बात है। श्रीलंका, अब दूसरी कंट्री की बात करते हैं भाई। एक ने तो पावर बांट दी, अब देखते क्या ये बांटती है पावर अपनी। तो ये आयरन नेशन है जो तमिलनाडु के नीचे आता है, जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया के मैप में। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, ठीक है। कितनी है इसकी पॉपुलेशन, 2 करोड़ भाई। इसकी कैपिटल है कोलंबिया। क्या है इसकी कैपिटल, इसकी कैपिटल है भाई कोलंबो। कोलंबो है, कोलंबिया नहीं है, गलत बोल दिया मैंने, तो तुम भी कुछ नहीं कह रहे। इसकी कैपिटल क्या है, कोलंबो। क्या है इसकी कैपिटल, कोलंबो। तो क्या हो रखा है वहाँ पे हो रही है इतनी कंपोजिशन, वहाँ पे भी लोग बटे हुए हैं। बंटवारा बड़ा गंदा है भाई। वहाँ पे कैसे बटे हुए लोग, 74% लोग शिनारा स्पीकर हैं, शिनारा बोलते हैं, जो बुद्धिस्ट हैं। 18% लोग, क्या 18% लोग तमिल स्पीकर हैं, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। जिसमें से एक है तमिल नेटिव फ्रॉम श्रीलंका, एक है इंडियन तमिल। तमिल नेटिव फ्रॉम श्रीलंका मतलब जो श्रीलंका में पहले से रहने हैं, और इंडियन तमिल जो चाय की खेती के वक्त यहाँ पे जो चाय की खेती के वक्त श्रीलंका में आए थे मजदूरी करने। 7% लोग शिनारा और तमिल स्पीकर दोनों हैं, जो क्रिश्चियन हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कैसा भाई, वहाँ पे क्या सिस्टम है, वहाँ पे होता क्या है। तो श्रीलंका जो श्रीलंका है ना, यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है भाई, फ्रेंच को कम्युनिटी को भाई एकदम फुल मजे में ज़िंदगी जी रही, उसे सब मिल रहा। डेवलपमेंट की एडवांटेज ले रही, एजुकेशन मिल रही, जॉब मिल रही, सब कुछ मिल रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक कम्युनिटी को ऐसे कर रहे हैं। कौन है वो कम्युनिटी, शिनाला। शिनाला शिनाला को जो लैंग्वेज है ना, उसको उन्होंने 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, ठीक है। और जो शिनाला पीपल थे ना, उन्हें गवर्नमेंट जॉब में फेवर करते थे ये लोग। गवर्नमेंट जॉब में क्या करते थे, फेवर करते थे। कैसे करते थे भाई अब ये फेवर, अगर देखिए मानिए, अगर एक कैंडिडेट है तमिल स्पीकर और एक है शिनारा स्पीकर, तो जो जॉब है ना वो मिल जाएगी भाई, किसको मिलेगी जॉब, शिनारा को। किसको मिलेगी, शिनारा को। तो भाई इनको ना फेवर करते थे बहुत ज़्यादा, वो इनकी तरफदारी करते थे, इनका साथ देते थे। क्योंकि क्यों देते थे, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, वोट। क्या चाहिए, वोट। पब्लिक किसकी ज़्यादा है अभी ये बताओ, पब्लिक किसकी ज़्यादा है, शिनारा पब्लिक ज़्यादा है। तो वोट कहाँ से मिलेगी उन्हें, वहाँ से ज़्यादा मिलेगी। ये भी रीज़न दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ आएगा नहीं पेपर में आपके। गवर्नमेंट शिनारा को सपोर्ट करती थी, प्रमोट करती थी उनकी लैंग्वेज रीजन। तमिल क्या, अब भाई मान लो एक माँ है, एक बेटे को प्यार कर रही है, दूसरे को नहीं कर रही, तो उस दूसरे बेटे को क्या लगेगा। अब देखो वो दूसरे बेटे को क्या लग रहा है, उसे लग रहा है भाई जो गवर्नमेंट है और जो मेजर पार्टी है वो हमारी फ़िक्र नहीं करती, हमारी फ़िक्र ही नहीं करती। कहती जाए जाने से, जाके मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है।
उनकी लैंग्वेज की, रिलीजन की, कोई कल्चर की उन्हें कोई कदर ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है। उन्होंने गवर्नमेंट ने तो उन्हें अपना पार्ट ही नहीं मान रखा देश का। उन्हें ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके मौलिक अधिकार, राइट टू इक्वलिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें समानता तो दे ही नहीं जा रही। समानता तो उन्हें मिल ही नहीं रही, सामान्य तो उन्हें समझा ही नहीं आ रहा शिनादा के आगे। सो तमिल ने क्या किया, पॉलिटिकल करप्ट बनाए और पार्टीज बनाई। तो डिमांड करी उन्होंने कुछ गवर्नमेंट से। उनकी डिमांड क्या थी भाई, कि भाई हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल घोषित कर दो, हमारे भी एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म कर दो एक रीजन में, कि भाई तुम हमारे लिए भी, हमें भी तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हमें भी दे दो इक्वल अपॉर्चुनिटी, या तुम शिनारा को दे जा रहे हो। लेकिन गवर्नमेंट ने इन्होंने कहा तुम भाड़ में जाओ, हम नहीं दे रहे तुम्हें कुछ इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो भाई क्या कहा, अब जो वो है ना तमिल ने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, तुम मत दो इक्वल अपॉर्चुनिटी, कुछ मत करो, एक काम करो, हमारे एक सेपरेट कंट्री बना दो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंका के। लेकिन उसने उसके लिए भी मना कर दिया। अब क्या हुआ, अब वो कांड, इतना कांड वांड हुआ वहाँ पे, इतनी अफरा तफरी, लड़ाई झगड़े हुए कि क्या वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गई कंट्री के अंदर। श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, जिससे क्या हुआ, लोगों की इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री, सोशल एंड कल्चरल, सिविल वॉर हैज कॉज्ड अचंबल सेटबैक टू द सोशल, जिसकी वजह से भाई वहाँ की अर्थव्यवस्था ख़राब हुई, कल्चर ख़राब हुए, लोग मारे गए, इतने लोगों की डेथ हो गई। तो ऐसा क्या हुआ कि देखो एक जगह पे तो सब ठीक हो गया, हेडक्वार्टर भी बन गया वहाँ पे, लेकिन एक जगह पे क्या हुआ, सिविल वॉर हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक जगह पे क्या हुई है, एक जगह पे हुई पावर शेयरिंग, लेकिन दूसरी जगह पे पावर शेयरिंग नहीं हुई है। बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई है, पावर बांटी गई, लेकिन श्रीलंका में पावर नहीं बांटी गई। तो ये पावर शेयरिंग जो है वो डिज़ायरेबल क्यों है, क्यों बांटनी चाहिए भाई पावर, क्यों बांटे हम पावर, हमें नहीं बांटनी पावर, क्यों बांटे, डिज़ायरेबल है। इसके दो रीज़न है, एक तो प्रूडेंशियल रीज़न, एक मोरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न क्या है कि पावर शेयरिंग अच्छी है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो पॉसिबिलिटी होती है कॉन्फ्लिक्ट की। अब देख, अब मानो हमने एक बंदे को भाई एकदम बढ़िया से राइट दे दी कि भाई तेरे पे राइट है, तू जो मर्जी कर, लेकिन एक बंदे को नहीं दिए, तो ऐसे क्या होगा, बहसबाजी होगी दोनों में, ए तू ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहा है, दो लोगों के बीच में क्या होगी, बहसबाजी होगी, बकवास होगी, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। लेकिन जब पावर शेयरिंग हुई, पावर शेयरिंग में क्या बांट दी, दोनों के बीच में इक्वल पावर, अब कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गई नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं बनेगी, संभवता ही नहीं है। मोरल रीज़न, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ गवर्नमेंट, लोकतंत्र का की आत्मा है पावर शेयरिंग। अगर किसी कंट्री में लोकतंत्र है तो वहाँ पे पावर शेयरिंग होनी ही चाहिए। ठीक है, दो रीज़न पढ़ लिया ढंग से, डीप में हमने। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पहला होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। पावर को हॉरिजॉन्टल बांटना, मतलब 3 पार्ट में बांटना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कौन, लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव कौन, पास करते हैं, जुडिशरी क्या, लॉ फॉलो कर रहे हैं या पब्लिक नहीं कर रही, जो लॉ फॉलो नहीं कर रही उन्हें जेल में डालना, उनको मारना पीटना, जो भी है। तो ये डिफरेंट ऑर्गन हमने जो देखे, इनके पास सेम पावर होती है, बस सेम काम अलग अलग होते हैं, लेकिन पावर समान नहीं होती, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। इट इंश्योर नो ऑर्गन एक्सेस, कोई भी जो ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कोई भी अनलिमिटेड पावर नहीं ले सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, सब बराबर है। जो ये
जो ये अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसी। ठीक है। सेकंड, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकली बांटना। स्टेट में सबसे बड़ी कंट्री में सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपनी पावर बांटती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर बांटती है लोकल गवर्नमेंट के साथ। इस सिस्टम को फ्यूडल सिस्टम भी कहते हैं। फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल के बारे में आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे सिविक्स के, फेडरलिज्म में। अब थर्ड आता है हमारा पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप में बांटना। सोशल ग्रुप देखो अभी हमने पढ़ा था स्टोरी में कि भाई स्पीकिंग कम्युनिटी, एक फ्रेंच स्पीकिंग, एक फ्रेंच स्पीकिंग, एक डच स्पीकिंग, दोनों की लड़ाई झगड़ा ये सब हुआ। तो क्या हुआ देखिए, पावर बांटी जाती है अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में और रिलीजन ग्रुप के बीच में। होता नहीं कि तू ऊंच तू नीच, और तू बड़ी जात का मैं छोटी जात का, ऐसा होता नहीं है। तो ये जो है ना, ये भेदभाव, इन्हें ख़त्म करने के लिए पावर सबको सामान्य दी जाती है। और जो ऐसे लोग होते हैं जैसे कि जो लोअर क्लास के जो पीपल होते हैं, जो नीच जात के व्यक्ति होते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा पावर दी जाती है। उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का सिस्टम होता है इंडिया में। जैसे नहीं कि SC और ST वालों को 23% वो मिलेगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन, तो ऐसा क्या होता है जो वीकर सेक्शन होते हैं या वुमन होती है उनके लिए। ठीक है। पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर बांटना और प्रेशर ग्रुप के बीच में पावर बांटना। कॉम्पिटिशन अमॉन्ग पार्टीज इंश्योर द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। जो कॉम्पिटिशन है पार्टी के बीच में, वो एक चीज़ बता दे कि जो पावर है भाई ना, पावर वो किसी एक के हाथ में तो रहने नहीं वाली, किसी एक के हाथ में तो रहने नहीं वाली। ठीक है। वेरियस प्रेशर ग्रुप ऑर्गेनाइज पॉपुलर स्ट्रगल और प्रोटेस्ट होगा एनी डिसीजन ऑफ विच दे फील। अगर लोगों को लगता है, कोई ग्रुप है उन्हें लगता है कि भाई जो गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया है ना, वो गलत है, क्या है, गलत, तो ये क्या कर सकते हैं, इन पे प्रेशर बना सकते हैं। इनको कह सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो आपने डिसीजन लिया वो गलत है। इनके पास पावर है ये कहने की कि आपने डिसीजन लिया है वो गलत है। और अगर ये बात साबित हो जाती है कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया गलत है, तो इन्हें अपना डिसीजन चेंज करना ही होगा, एग्जाम्पल ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, ये दोनों ग्रुप के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। और पार्टीज का क्या, पार्टीज हो गई अपोजिशन पार्टीज जो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ यहाँ पे फिनिश। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो तो उसको कमेंट में लिखिए और डिसलाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस सिविक्स की बुक का 2nd चैप्टर पढ़ेंगे, फेडरलिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।